नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगी। सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और इसकी खोज आज से ठीक 100 साल पहले 1920 में श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा के रूप में की थी। इसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी और इससे फिर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इससे पहले हमें अपना इतिहास वैदिक काल से ही प्रारंभ करते थे, ऋग्वेद के से, मगर अब हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो कि भारत में वहाँ पर मिलते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान व अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। इसके जो प्रमुख नगर हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, कोटदीजी, सुक्ता-गैंडोर और क्वेटा। सिंधु सभ्यता में यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये नदी के तट पर बसी हुई है, सिंधु नदी की तट पर, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो पानी का मुख्य स्रोत था और इसी पानी के द्वारा ही सींचा जाता था सिंधु सभ्यता को। इसका जो समय है इसके ऊपर बहुत सारा विवाद है, मगर नॉर्मली ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में एक समृद्ध और विकसित सभ्यता बन चुकी थी। इस सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसी को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली व्यवस्था है वो ये है कि यह नदी किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी। और वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। इसमें जो भी मुख्य हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो नगरों के मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सभी नगर नदियों के किनारे में बसे हुए हैं। व्यापार और एग्रीकल्चर दोनों के लिए ही नदी बहुत ही आवश्यक थी, मगर कहा जाता है कि बाढ़ के कारण ही तटवर्ती नगरों को क्षतिग्रस्त या विनाश भी होता था। अब हम दूसरा आते हैं नगर नियोजन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु सभ्यता की, यानी कि नियोजन। बिना प्लानिंग के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। बड़ी बड़ी सड़कें, फिर छोटी सड़कें, बड़ी नालियाँ, फिर छोटी नालियाँ। घर जो हैं वो सड़क पर नहीं खुलते, अंदर की तरफ खुलते थे। उनका मुख्य द्वार अंदर की तरफ होता था। तो इस सब से ऐसा लगता है कि एक ना एक कोई राजनीतिक शक्ति जरूर रही होगी जो ये सारा नियोजन करे, एक शहर नहीं, अनेकों शहरों में। तीसरा है कि यहाँ पर उत्खनन से ये अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक शहर को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। एक दुर्ग यानी कि मुख्य व ऊंचा भाग, और दूसरा निचला भाग जो कि सामान्य वर्ग के लिए होता था। जो दुर्ग था वो ऊंचे स्थान पर था, यानी कि एक ऊंचाई पर स्थित था और वो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ था। और यहाँ पर माना ये जाता है कि अधिकारी वर्ग रहता था। और दूसरा जो था वो निचला था, जहाँ पर शेष लोग रहते थे। तीसरा है सड़कें और नालियाँ। इसको बड़े विस्तार से हमें समझना चाहिए। समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाले 2 राजमार्गों में कटे हुए थे,
जो समकोण में कटे हुए थे, यानी कि 4 भागों में विभक्त थे। इन दोनों राजमार्गों के मिलाप स्थान पर चौराहे होते थे। नगर की जो मुख्य सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो में जो उत्तर से दक्षिण जाने वाला राजमार्ग था वो 33 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला राजमार्ग इससे भी ज़्यादा चौड़ा था। यानी कि इस रोड के ऊपर काफ़ी यातायात रहा होगा। जो सहायक सड़कें थी वो भी 9 से 18 फीट तक चौड़ियां थी। ये सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी मगर सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़े करकट डालने के लिए मिट्टी के पात्र रखे हुए थे या गड्ढे खोदे हुए थे, यानी कि सफाई की बात हो रही है। अब हम आते हैं ईंटों पर या भवन निर्माण पर। सिंधु सभ्यता की ईंटें बहुत ही अलग तरीके थी, ये सब पकी हुई थी, इसीलिए हमें आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। बल्कि हड़प्पा सभ्यता ढूंढी भी इन ईंटों के कारण हुई थी। प्रारंभ में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी ईंटें हैं और लाहौर से कराची तक जब जो रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था उस समय निर्माण कार्य में ईंटों की आवश्यक थी। आसपास से खंडर में से ईंटें निकाली गई थी और वहीं पर ही ईंट मिली हमें हड़प्पा की और यहीं से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। ईंटों का नाप 11 बाय 5.5 बाय 4 या 5.5 बाय 2.25 बाय 2.25 का था। और ये जो ईंट थी इनके साथ लकड़ियों के साथ ही भवनों का निर्माण होता था। स्नानागार की फर्श में जो पक्की ईंटें होती थी उसको इस तरह से रखा जाता था, जुड़ाई कैसी की जाती थी क्योंकि फर्श के अंदर पानी का प्रवेश ना हो और एक तरफ ढाल भी होती थी ताकि पानी की निकासी की जा सके। मकानों की छतें सपाट और लकड़ी की बनी हुई होती थी। दीवारों में छेद बनाकर उनमें बल्लियां डालकर चटाई बैठाकर मिट्टी और गोबर से फर्श को पक्का किया जाता था। इस काल की जो प्रमुख इमारतें हैं वो एक है भंडारघर और दूसरा है स्नानागार। अब पहले हम करते हैं भंडारघर में। भंडारघर जो है वो हड़प्पा में मिलता है। ये करीब 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा है। इसमें 2 इमारतें हैं जिनके बीच 23 फीट चौड़ी खुली जमीन है। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष हैं जिनके बीच 5 गैलरियां हैं। इन गैलरीज के जो कक्ष हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है और इसका जो कोष्ठागार का जो प्रमुख द्वार है वह नदी के ओर से है। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद नदी मार्ग से अन्य और दूसरी सामग्री आती थी जो यहाँ पर रखी जाती थी भंडार गृह में। इसके अलावा जो दूसरा है वो है विशाल स्नान कुंड। ये जो स्नान कुंड है ये मोहनजोदाड़ो में मिला है और लगता है कि उसको लिए कोई धार्मिक कार्यों की वजह से इसका निर्माण किया गया होगा। इसमें एक कुआं है और कुंड के एक तरफ कुछ कमरे भी बने हुए हैं और छोटी छोटी गैलरीज भी हैं। कमरे के दरवाजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में खुलते हैं। तो ये 2 प्रमुख स्नानागार भी हैं। इसके अलावा जल की निकासी भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूषित पानी का निकास घर से ही होता था। घर में
छोटी छोटी नालियाँ थी जो पक्की थी, वो बड़ी नालियों में मिलती थी, और बड़ी नाली और बड़ी नाली में मिलती थी, और फिर जो सबसे बड़ी नाली थी वो घर के पूरे नगर के बाहर निकलती थी। यानी कि दूषित जल का निकास व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बीच बीच में शोषक कूप या सोक पिट्स भी बनाए गए थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव रुका ना जा सके, और ये पूरा कवर्ड भी होता था। इस तरह की व्यवस्था 18वीं 19वीं शताब्दी में विश्व में दिखाई दी। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता किस तरह विकसित थी। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट का लेक्चर था। दूसरा लेक्चर हम दूसरे में करेंगे। धन्यवाद।